आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ और आप है मेरे साथ हरिद्वार के नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो डिवाइन 90.4 एफएम पर। और आज हमारे स्टूडियो में बहुत प्यारे से गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर आर के सिंह से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर स्टूडियो में। थैंक यू। सर इस समय जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर है हरिद्वार में। वैसे तो सर का बहुत ही जाना माना चेहरा है, प्रचलित है सर हम सभी के बीच, लेकिन फिर भी 2 लाइन में मैं इनका एक इंट्रो देना चाहूँगी। सर जो है स्वास्थ्य नगर अधिकारी के रूप में देहरादून में पिछले 10 साल से कार्यरत रहे हैं। इसी के साथ नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर भी रहे हैं और अपने 10 साल के टेन्योर में देहरादून के अगर मानकों की बात करें, स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो सर ने देहरादून शहर को प्रथम श्रेणी में पहुंचा दिया था। तो सर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके कार्यकाल में। सर तो जनरल हम सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि हेल्थ सेक्टर जो है सर अपने आप में बहुत चैलेंजिंग सेक्टर है। आप हर दिन किसी बीमारी से जूझते हैं, उसके सिम्टम्स आपको पता करने हैं। तो इस सेक्टर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, इसको तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे माता पिता की इच्छा भी थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं, और मैं बनारस में रहता था और बीएचयू में जाता था। देखता था कि वाइट अप्रन पहने अधिकतर डॉक्टर्स जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे और जो सीनियर डॉक्टर्स थे, उनको देख के लगता था कि मैं भी इनकी तरह बनूं डॉक्टर। तो प्रेरणा तो मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ से मिली थी और माँ बाप के इच्छा वो थी। इंस्पिरेशन आपको वहीं से मिला। रियली बहुत बढ़िया। और फिर सर जैसे ठीक है आप वो बन गए, लेकिन आपको ये क्यों लगा कि ठीक है मुझे इसी हेल्थ सेक्टर में ही मुझे जाना चाहिए? आपको नहीं लगता यहाँ पे तो बहुत चैलेंजेस हैं, मतलब हर दिन आप नई स्ट्रगल से जूझते हैं, और फिर भी मतलब किस तरह से आपको लगता है कि नहीं इसी सेक्टर में मुझे देखिए, आपका कहना एकदम सही है। हाँ मतलब कि आज स्वास्थ्य जो है जी नो डाउट चुनौती शुरू से रही है, नित नई चुनौतियां। और मुझे लगता है कि मुझे चुनौतियों से सामना करने में, लड़ने में अच्छा लगता है। सर मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे हेल्थ सेक्टर को लेकर आपका इतने साल का अनुभव रहा है, तो सर युवाओं में बेसिकली हेल्थ को लेकर मतलब आप ये कह सकते हैं कि हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरिएट भी हो रही है, और खान पान का या हमारी नॉर्मल सराउंडिंग्स का वो वाला खान पान तो रहा नहीं है। तो किस तरह से थोड़ा सा आप ये भी बताइए कि किस तरह से आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यदि मैं WHO के गाड़ी हेल्थ की डिफिनेशन की बात करूँ जी, तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। अर्थात कि आप जो है मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से भी अगर स्वस्थ हैं, इसमें तीनों चीजें तीनों कैटेगरीज आती है। ये नहीं कि सिर्फ खाना ही आप हेल्दी हो गए हैं, या मानसिक रूप से यदि हम कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम स्ट्रेस में हैं, तो वो खाना भी हमें नहीं लगेगा। एग्जैक्टली, डिप्रेशन जा सकते हैं, कई बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरीके से यदि सामाजिक रूप से एक जो सामाजिक दायरा है, एक जो हमारा कानून है कि किसी के प्रति गलत धारणा नहीं, गलत विचार नहीं, कोई गलत हमारी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इसको भी यदि हम करते हैं तो भी WHO के अकॉर्डिंग इस डिफिनेशन में तय हो रहा है कि हम हेल्दी नहीं है। सिर्फ खान पान ही नहीं, खान पान तो है ही, उसी के साथ और भी चीजें। सिर्फ वो तो फिर चिकित्सा की बात आती है, मेडिकल की बात आती है जी। तो हेल्थ इज ए वास्ट सब्जेक्ट। यस। इसी तरीके से पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं जी। पब्लिक हेल्थ की यदि मैं बात करूं तो WHO की जो डेफिनेशन है कि पब्लिक हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ इज ए आर्ट एंड साइंस बोथ, बाय विच वी प्रिवेंट द डिसीज, प्रमोट द हेल्थ एंड प्रोलॉन्ग द लाइफ विथ हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अर्थात कि जन सहभागिता के द्वारा ही हम अपने पूरे समाज को, हम रोग की बात ही ना करें, बिल्कुल हम ट्रीटमेंट की बात ही ना करें, हम उसको पहले ही प्रिवेंट कर लें। यदि रोग रुक गया तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी लाइफ ये जो है लंबी होगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही वाला। तो मैं लोगों से अपेक्षा करूंगा कि जो लाइफ स्टाइल चेंजेस जिस समय हो रहे हैं कि रात में 12 बजे सो रहे हैं, 11 बजे डिनर कर रहे हैं, 12 बजे तक, फिर सुबह हमारी आंख नहीं खुलती है। एग्जैक्टली, हम समय से उठते नहीं, समय से ये भी एक एडिक्शन है सर, कहीं एडिक्शन है, और इन सब से हमें दूर रहना पड़ेगा। जो पुराना था कि आप कोई भी नॉर्मल एक्सरसाइज, घूम लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, शाम को नॉर्मल जो रूटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल्स हमें मिले, प्रोटीन मिले, उस डाइट का एक बैलेंस डाइट हम यूज करें तो मुझे लगता है कि कोई बीमारी नहीं होगी। और तनाव से बचे। तनाव तब होता है हम दूसरे को देख के, स्ट्रेस फैक्टर सर बहुत बढ़ता जा रहा है। मतलब सिर्फ यूथ में ही नहीं, मैं तो कह रही हूँ हर एज ग्रुप में भी स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस फैक्टर की वजह से फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में बनते हैं, शरीर में बनते हैं, जिसकी वजह से हमें कई
तो कुछ स्ट्रेस बस्टर्स के लिए भी सर हम कुछ ऐसा मतलब किस तरह हम योगा कर सकते हैं, हम अपने लोगों से बात कर सकते हैं कि अच्छे समाज में रहेंगे, इसीलिए हम अच्छे समाज की बात करते हैं जी। कि वहाँ पॉजिटिव लोग रहें और हर चीज को पॉजिटिव ले। और चूंकि जीवन है तो जीवन एक संघर्ष का नाम रहेगा जी, संघर्ष हमेशा रहेगा, उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा, सुख दुख हमेशा रहेगा, उससे बचें। ये तो बहुत बहुत बढ़िया बात है सर। हम सर क्योंकि हेल्थ रिलेटेड ही आज हम बात कर रहे हैं और इसी में एक बहुत ही गंभीर मैं कहूँगी एक बीमारी है एड्स, जिसका नाम सुनकर ही हम भयभीत हो जाते हैं, या फिर ये कहिए कि इस शब्द से हम भागना चाहते हैं। हमारे पास जानकारी तो है लेकिन या तो वो कम है या किसी से पूछने में भी हम कतराते हैं। तो आज इसी पर सर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि HIV और एड्स किस तरह से फैलता है, क्या इसके कारण है, क्या लक्षण है और किस तरह से लोगों को हमें अवेयर करना है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है सर आम जनता इससे दूर भागती है और अगर किसी को हो भी जाए तो वो छुपा कर रखती है क्योंकि उसे एक अलग ट्रीटमेंट मिलता है। तो सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि मैं आपसे एक चीज साझा करना चाहती हूँ। मैंने भी 9th में हमारे करिकुलम में एड्स 9th में आता है, तो मुझे अभी तक उसकी वो डेफिनेशन याद है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मैम ने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट आज भी उतना ही है, उसके एस्पेक्ट्स चेंज हो गए हैं। तो सर पहले मुझे आप सिर्फ इतना बताइए कि एक आम भाषा में, सरल भाषा में HIV और एड्स क्या ये दोनों भिन्न है या ये एक है, मतलब क्या है ये दोनों? निश्चित तौर पर दोनों भिन्न हैं। HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, जो कि यदि शरीर में पाया जाता है, पॉजिटिव अगर आया टेस्ट करने के उपरांत HIV पॉजिटिव व्यक्ति मान लिया जाएगा कि पॉजिटिव हो गया है। लेकिन वो लेटेंट भार में पड़ा रहेगा जब हमारी बॉडी की क्षमता, इम्यूनिटी क्षमता, जिसमें कि हम CD4 सेल की बात करते हैं, जब उसका काउंट काफ़ी कम हो जाता है, इवन कि अगर मैं 200 के नीचे की बात करूँ तो शायद मुझको तब जाके एड्स जिसको बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे आपने बताया इसको, जी, तब वो रोग डेवलप होता है। चूंकि ये रोग सिंपल एक नहीं है, सिंड्रोम है, कई बीमारियां एक साथ होती हैं, उनको हम सिंड्रोम का नाम देते हैं। अच्छा, तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और मतलब हमारी जो अपनी खुद की इम्यूनिटी है वो जब कम होने लगती है तो हम एड्स की तरफ हम जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि HIV धीरे धीरे एड्स में तब्दील हो जाता है। तो ठीक है, मैं ये बात तो समझ गई, लेकिन मुझे फिर आप ये बताइए सर कि HIV, आपने मुझे बताया HIV और एड्स अलग अलग है, तो HIV पॉजिटिव कैसे हमें मतलब पता कैसे चलता है कि कोई इंसान है तो HIV पॉजिटिव कैसे है? HIV जो टेस्ट होता है, बेसिकली अगर मैं बात करूं कैसे स्प्रेड होता है, इसके लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है जी। उसके उपरांत यदि मैं इन्फेक्शन की बात करूं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जी, तो बेसिकली 4-4 मेजर कारण अगर मैं बात करूं जी। एक तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यदि किसी पार्टनर को है HIV पॉजिटिव है जी, और उसके द्वारा हो सकता है। दूसरा हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, कभी कोई व्यक्ति घायल होता है, ब्लड इन्फेक्टेड है, उसमें हो सकता है। थर्ड हमारा मदर से चाइल्ड में, अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रांसमिट हो सकता है जी। और कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड इंजेक्शंस जो नॉर्मली कुछ लोग जो नशा का सेवन करते हैं या डिस्पोजल सिरिंज का यूज नहीं करते हैं और किसी के द्वारा उस सिरिंज को दूसरे व्यक्ति को लगा दिया जाता है, यदि पहला इन्फेक्टेड है तो दूसरे को होने के चांसेस होते हैं, तो चांसेस ज्यादा है। तो बेसिकली मेन 4 रीजन है। इसी के साथ साथ लेकिन भ्रांतियां भी बहुत है, बहुत से मिथ है। हम कहते हैं कि अगर हमने जैसे आपसे मैंने हाथ मिला लिया, सपोज मुझे, और मैंने हाथ मिला लिया, तो क्या ये मुझे मतलब ये ट्रांसफर किस तरह से, मतलब झूठा खाने से या इकट्ठे सोने से या हैंडशेक करने से, क्या ऐसा भी ये फैलता है? क्योंकि आम जनता को ऐसा लगता है कि, तो थोड़ा सा इस पे क्लियर करिए। मैं सबसे कहना भी चाहूँगा आम व्यक्ति से भी, HIV के लिए आप जो है अवेयर होइए, बिहेवियरल चेंज हमारे अंदर ज़रूरी है। कभी भी हाथ मिलाने से, एक दूसरे के साथ खाना खाने से, रहने से, एक रूम में बात करने से, इवन हक करने से भी, एक दूसरे से गले मिलते हैं तब भी नहीं फैलेगा। अच्छा। और इसके लिए जो मैंने 4 कारण बताए, यदि कभी किसी व्यक्ति को डाउट होता है तो हमारे सरकारी सिस्टम में, सरकारी अस्पतालों में ICTC सेंटर है, अच्छा, जहाँ काउंसलिंग और टेस्टिंग होती है। यदि बाई चांस पॉजिटिव आता है कोई व्यक्ति निकलता है, हम विदाउट कंसेंट किसी का टेस्ट नहीं करते हैं। उस व्यक्ति, अच्छा, कंसेंट पहले काउंसलिंग करते हैं, आया क्यों है। अच्छा, आया क्यों। सपोज अगर मैं चाहती हूँ कि मतलब
मैं आपसे ऐसे ही पूछना चाह रही हूँ कि आम हम लोग हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं HIV पॉजिटिव तो नहीं हूँ, तो मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ? आप हमारे ICTC सेंटर आएंगे। ओके। और 4 हमारे पास हैं। हरिद्वार की बात करूँ तो हाँ, आप वहाँ पर जाकर आप टेस्ट करा सकते हैं जी। हमारा काउंसलर बैठा हुआ है वहाँ पर। अच्छा। आपको काउंसिल करेगा, आपकी जो भी क्वेरी है क्वेरी को शांत करेगा, फिर आपसे एक कंसेंट फॉर्म लेके साइन कराने के बाद फिर आपका टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद अच्छा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तब हम आपका एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ART पे रखते हैं। ये क्या होता है सर? तो जो इसमें हमने ART की बात करी थी, जी, कि जैसे भी पॉजिटिव आया है तो हम ART स्टार्ट कर देते हैं कि आप दूसरे को इन्फेक्ट न कर पाए। ओके। वायरल लोड भी हम चेक करते हैं। ट्रीटमेंट थोड़ा सा लाइन हमारी चेंज हो जाती है। ओके। ड्रग कॉम्बिनेशन में यूज करना शुरू कर देते हैं, राइट राइट, जिससे कि दूसरे व्यक्ति ने पहले आप वो व्यक्ति जो HIV पॉजिटिव आया है, वायरल लोड ज़्यादा है, तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके और नॉर्मल बिहेवियर उनका रहता है, कोई इशू नहीं होता है। तो सर मेडिसिन की अगर हम बात करें, जैसे आपने मुझे बताया, तो जो HIV पॉजिटिव पर्सन है, मतलब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि मेडिसिन ये हमें लाइफ लॉन्ग लेनी है, इसको किस तरह से, मतलब इसकी जो जर्नी है लेने की, वो कब तक हमें लेते रहना है और कैसे इसको मतलब हम ठीक देखिए, मैंने जो भी आपसे बात करी, यदि कोई HIV पॉजिटिव आता है, हम उसके तत्काल ART एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट और थेरेपी जिसकी बात करते हैं शुरू करते हैं। ये लाइफ लॉन्ग चलेगी, क्योंकि क्योर नहीं होना है। हाँ एग्जैक्टली, ट्रीटमेंट थ्रू आउट लाइफ चलेगा जी। व्यक्ति अपनी नॉर्मल लाइफ जिएगा इसके साथ। पर ये जो मेडिसिन है ये उसको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करनी होंगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। जैसे कुछ बीमारी होती है जी, जैसे बीपी हो गया, टीबी की बात करूं, टीबी की दवा चलती है, 6 महीने बाद पेशेंट निगेटिव आ जाता है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे। और चूंकि CD4 सेल पे अटैक होता है इस वायरस का, इसलिए थ्रू आउट लाइफ इनको मेडिसिन या ट्रीटमेंट पे रहना। इसीलिए मुझे लगता है कि वो साथ साथ वो जो काउंसलिंग वाले सेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए हम लगातार फॉलो अप करते हैं, इनके पूरे नाम और मोबाइल नंबर हमारे पास रहते हैं। इसीलिए मैं सभी से अपील करूंगा, सभी लोगों से, कि अपना स्वस्थ और सुरक्षित जीवन शैली अपनाएं, जिससे हम HIV और एड्स से बच सकें। तो सर कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स भी होते हैं, सपोज कि मैं पॉजिटिव हूँ या मतलब कोई है, तो दूसरे मतलब ये कहीं प्राइवेसी मैटर रहता है कि किसी और को हम पता नहीं लगने देते, या गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो कि कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं ना कहीं भेदभाव होता है कि HIV पॉजिटिव है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। थोड़ा सा ऐसा आता है सर देखने में। आपने एकदम सही क्वेश्चन भी किया है जी। इसीलिए भारत सरकार ने एड्स कंट्रोल एक्ट, प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 2017 बनाया था कि स्टिग्मा चूंकि है समाज में कि HIV पॉजिटिव है, चूंकि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों को, तो मैं लोगों से अनुरोध भी करूंगा, इसके बारे में आज के समय में सोशल मीडिया में पढ़ा रहता है, इंटरनेट पे पढ़ा रहता है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल बिहेव करिए उनके साथ। और भारत सरकार ने इसीलिए इसको लाया है कि आप जो है किसी व्यक्ति को साथ भेदभाव नहीं करेंगे, नॉर्मल अपनी वो सर्विस करते रहेंगे, नॉर्मल उनका जो रूटीन वर्क करते रहेंगे, उसमें कहीं कोई भी भेदभाव नहीं होना है, उनको किसी ढंग से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। तो इस चीज़ के लिए इस एक्ट को लाया गया था। और नॉर्मली हम तब तक डिस्क्लोज उस मरीज का नाम किसी और के लिए नहीं करते हैं, इवन कि अगर उनकी वाइफ भी जानना चाहें, अच्छा, या अगर वाइफ को है हस्बैंड को बताना चाहें, एग्जैक्टली। इसमें चूंकि गोपनीयता, चूंकि स्टिग्मा की वजह से जी ये बिल्कुल नई बात मेरे सामने आई है। कहना आसान होता है कि गोपनीयता का वो किया जाए, लेकिन लोग डरते हैं स्टिग्मा के कारण, या एक दूसरे से भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसको गोपनीय रखा जाता है। लेकिन उसको पूरा एक्सप्लेन हमारे काउंसलर करते हैं। यदि कंसेंट हो जाती है तो उनके जो नियरेस्ट, जो भी उनके घर के, उनको बताते हैं इनको HIV पॉजिटिव में कोई इशू नहीं है, दवा चल रही है, नॉर्मल रहेंगे। लेकिन सर मैं ये मतलब ये कोई ऐसी गंभीर बीमारी तो नहीं है कि आदमी को अगर ये हो जाए तो वो अंदर ही अंदर क्या होता है, वो घुटने लगता है, उसको लगता है कि ऐसा तो नहीं है क्या मैं मर ही जाऊंगा, या वो चीजें छुपाता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि मतलब इसको हम किस तरह से, मतलब ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आप एक कोने में बैठ जाए, एक चैम्बर में बंद हो जाए, आप अपना डेली रूटीन कर सकते हैं फॉलो, आप अपनी एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं शायद। यदि इस दवा को आप कंटिन्यू ले रहे हैं जी, तो निश्चित तौर पर आप अपनी नॉर्मल लाइफ जिएंगे, कहीं उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ओके। यदि आप दवा ब्रेक करते हैं तो फिर जब वायरल लोड बढ़ेगा तो हमारी इम्यूनिटी जो CD4 सेल काउंट है वो कम होगी, तो उसकी वजह से हमें TB हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। ओके। और ये सब सिम्टम बीमारियां जो है हमारे अंदर आती हैं। जैसे आपने TB का ही बताया, एड्स जो हुआ है, HIV पॉजिटिव था, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर मैं बात करूं हो जाता है। ओके। शुरू में जो बीमारी होती है, नॉर्मली फीवर है, डायरिया है, कई बार होता है सर, जैसे फीवर है 3-4 दिन चल रहा है, हमें लगता है कि ठीक है, फीवर किसी भी ड्रग से जल्दी कंट्रोल नहीं होता है, तो फिर हम जो फिजिशियन अलर्ट हो जाता है
कि कोई न कोई रीजन जरूर है। हाँ, क्योंकि मतलब क्योंकि वैसे तो कोई सिम्टम दिखेगा नहीं आपको, तो कैसे हम धीरे धीरे मतलब घर में भी अगर हम पकड़ना चाहें कि ऐसा तो नहीं है, तो उस पैरामीटर पे आने के लिए हमें अपने दिमाग को कैसे सेट करना है? एग्जैक्टली कि मतलब अगर सपोज एक नॉर्मल फीवर और वो नहीं उतर रहा है, या तो आप तब थोड़ा सा अवेयर हो जाएं जी, या फिर और किस तरह की चीजें? तो सर, जब हम देखते हैं कि नॉर्मल रूटीन टेस्ट कराया, सभी टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, और फिर जब जो भी फिजिशियन होता है, हमारा चिकित्सक होता है, जब प्रॉपर आपकी हिस्ट्री लेता है और उस व्यक्ति से जब लाभार्थी बात करता है उस मरीज से, और उसको लगता है कि नहीं कहीं न कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, तो फिर वो कहता है कि आप एक HIV टेस्ट करा लो। जब HIV टेस्ट कराते हैं, यदि उसका रिजल्ट नेगेटिव आया तो कोई इशू नहीं है, फिर हम सेकेंडरी ऑप्शन में चले जाते हैं। यदि पॉजिटिव आया है तो हम तत्काल अपना ART शुरू कर देते हैं, जो हमारा एंटीरेट्रोवायरल ट्रीटमेंट है वो शुरू हो जाता है, और ये सब दवाएं फ्री ऑफ कास्ट मिलती है सरकार के द्वारा। ये भी सर इसमें कोई भी पैसा नहीं लगना है। ओके। और उनके लिए जो हमारा एक्ट है जी, प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट बना है इसका 2017, इसमें उनको सुविधाएं भी दी जाती हैं और उनके हितों की रक्षा भी की जा रही है। अच्छा, तो हरिद्वार में सर ऐसे सेंटर्स हैं या मतलब जहां हम जाकर, और हमारे पास ART सेंटर है रुड़की में, 4 हमारे ICTC सेंटर्स हैं जहां लोग जाकर और अब इस चीज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास हरिद्वार में 7 NGO भी काम करते हैं। अच्छा सर, जिनको हम TI बोलते हैं। TI जी। अच्छा। और ये जो है इनका बेसिक उद्देश्य होता है कि लोगों में जन जागरूकता पैदा करना, लोगों को बताना, लोगों की जांच के लिए प्रेरित करना कि आप में भी सस्पेक्टेड हो सकते हो, आप अपनी जांच करो। बेसिकली इसमें ट्रकर्स के लिए काम करते हैं। इसमें जो इंट्रावेनस हमारे जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, ID यूजर जिसको बोलते हैं, उनके लिए काम करते हैं। साथ साथ जो मेल सेक्स वर्कर हैं, फीमेल सेक्स वर्कर हैं, उनके बीच में जाकर काम करते हैं। स्लम एरिया में जाते हैं जहाँ एक चांसेस हो सकता है कि जहाँ ज्यादा लगता है तो वहाँ पर हमारे साथ NGO काम करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग हमारे पास आती है, वो लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझाते भी हैं, काउंसलिंग आप अच्छे से बहुत अच्छी करते हैं। क्योंकि सर इसमें मुझे लगता है सबसे मेन रोल जो है वो काउंसलिंग का ही है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो अच्छी होनी चाहिए ताकि जो पर्सन है वो ये हो जाए कि ठीक है, अगर मुझे ये है भी तो भी मुझे परेशान नहीं होना है, मैं एक नॉर्मल लाइफ में आराम से जी सकता हूँ। तो काउंसलिंग उसमें एक बहुत की रोल, सबसे इम्पोर्टेंट रोल काउंसलिंग का है। इसलिए स्पेशल हमारे पास काउंसलर हैं जो इसमें एक्सपर्ट हैं। अच्छा सर, हर हमारे सभी सेंटर्स पर, और आपको बताएंगे कि हमें क्या करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या ड्रग लेना है, कैसे ट्रीटमेंट लेना है। और हमारे पास जो काउंसलर, उनकी ड्यूटी ही नहीं खत्म होती है, उनकी ड्यूटी होती है कि आपको टेलीफोनिक बात भी करते रहेंगे कि आपने ड्रग छोड़ा तो नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है सर? एग्जैक्टली। यदि आपने बाई चांस ट्रीटमेंट नहीं लिया, हमारे पास दवा लेने नहीं आए, तो हम आपके पास, हमारा व्यक्ति पहुंचेगा, फॉलो अप में रहते हैं, फॉलो अप में रहेंगे, और जाके दवा भी आपको खिलाएंगे। मतलब क्या बात है। यदि बाई चांस आप किसी वजह से डिनाई करते हो, तो आसपास के लोगों से जो आपके बहुत क्लोज है, नियर और डियर वंस, उनसे बात करेंगे कि भाई यदि उन्होंने किसी को डिस्क्लोज किया हुआ है, जी हाँ, मतलब अपने पेरेंट्स को या अपनी वाइफ को, किसी को, बिल्कुल उनसे बात करेंगे कि भाई आपके ये व्यक्ति जो है दवा नहीं ले रहे हैं, तो वो देखिए पहले तो चिकित्सक से ही बात करते हैं, काउंसलर खुद बात करता है, फिर जो चिकित्सक है वो बात करता है। जब नहीं समझते, जिसको उन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ है अपने कंसेंट में, उनसे बात कराई जाती है। मतलब जनता को कितनी सहूलियत जो है वो दी गई है, और हर तरह से हम उसको करने के लिए वो हैं। एग्जैक्टली। और हम लोग इस पे लगातार प्रयास करते हैं, डिफरेंट कैंप लगाते हैं। अच्छा। ट्रांसपोर्ट एरिया में लगाते हैं, स्लम एरिया में लगाते हैं, जहां हमें लगता है कुछ पॉइंट्स हैं कि जहां लोग घुमक्कड़ प्रकृति में बात जी। अगर मैं हरिद्वार की बात करूं, हाँ, अगर हम हरिद्वार की बात करें, लगता है कि वो नशा में भी कर रहे हैं, ज्यादा है या उस उनके बीच बात करते हैं, वो काउंसलर पहुंचकर कि आप अपना टेस्ट भी कराइए, और उनको बताते भी हैं। और हमारे स्तर से भी एज ए सीएमओ हरिद्वार की मैं बात करूं, तो सभी को इंस्ट्रक्शन है कि निडल सिरिंज यूज करते हैं, ओनली वन टाइम डिस्पोजल यूज करेंगे, दोबारा यूज नहीं करेंगे। ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड बैंक को भी है, विदाउट ब्लड टेस्ट किए HIV का जी, वो आपको देते नहीं है। इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें क्या संभावना ज्यादा है कि इस तरह के मतलब रिजल्ट्स पॉजिटिव आए उसमें? एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा संभावना उसी में रहती है यदि अनप्रोटेक्टेड सेक्स रहता है जी, तो उसमें HIV एक दूसरे को फैलने की संभावना मैक्सिमम 99.9% रहती है। ओके। इसीलिए हमारे पास हरिद्वार में दो मेरे पास सेंटर्स हैं जी, डेजिग्नेटेड STI सेंटर्स हमारे पास हैं, जो STI या RTI सेंटर्स भी बोलते हैं उनको। यहाँ पर उनको हम काउंसल करते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, हम ये दोनों जांच करने के उपरांत
उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कि काउंसल करते हैं कि आप अपना HIV टेस्ट जरूर कराइए, क्योंकि लोग बचते हैं असल में ना, स्टिग्मा जो मेन रीजन है। बिल्कुल, स्टिग्मा सबसे ज्यादा है, और लोग ये सोचते हैं कि मतलब पता नहीं उसके बाद क्या हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा वाला जो डर है, उससे हम इतने डरे हुए हैं कि हम वो चीज तक पहुंचना ही नहीं चाहते हैं। पर सर, आज आपके मतलब माध्यम से और इतने इंफॉर्मेटिव चीजों से मुझे ऐसा लगता है कि आजकल अब कोई भी व्यक्ति अगर उसके अंदर सिम्टम है और वो जाना चाहता है टेस्टिंग के लिए, तो शायद अब वो रुकेगा नहीं। मतलब ये बहुत अच्छे, आपने बहुत ही आम भाषा, सरल भाषा में हमें इस तरीके से बताने की कोशिश की गई है कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोशिश आपको करनी है कि आपको सबसे पहले जाके आपको अपनी जांच करानी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। आप कोई सर संदेश है, एक अवेयरनेस के माध्यम से अगर आपसे पब्लिक को, एक आम जनता को क्या संदेश देना मैं इसके लिए रेडियो डिवाइन 90.4 को अपना हार्दिक आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद भी दूंगा कि इतने महत्वपूर्ण हेल्थ सब्जेक्ट को आपने उठाया, इस टॉपिक को उठाया, एड्स को या HIV की बात करूं, जो भ्रांतियां हैं लोगों में, मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसके लिए कतई डरे नहीं। यदि उनको लगता है कहीं भी डाउट हो रहा है, खुलकर सामने आए, हमारे सेंटर्स पे जाके काउंसिल के माध्यम से अपना टेस्ट कराएं। अगर बाई चांस पॉजिटिव निकलते हैं तो टेस्ट, मेरा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, थ्रू आउट लाइफ उनको मिलेगा, दवा अपना लेते रहें, साथ साथ अपना सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर स्टूडियो में आने के लिए। डॉक्टर RK सिंह जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है हरिद्वार में, आज सर ने हमें बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट जानकारी दी एड्स को लेकर, और मैं मानती हूँ कि हम सभी को ये जो जानकारी है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर स्टूडियो में आने के लिए, रेडियो डिवाइन पर टाइम देने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार सर। नमस्कार सर। तो खास लोग खास मुलाकात के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगली बार फिर किसी एक नए गेस्ट के साथ मिलेंगे जल्दी ही रेडियो डिवाइन 90.4 FM पर।